हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव में वोटों की गिनती लगातार जारी है। रुझान आ चुके हैं, करीब 2 घंटे हो चुके हैं जब वोटों की गिनती 8 बजे शुरू हुई है। बीजेपी के अमन गिरी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। नवीन मंडी काउंटिंग सेंटर पर कड़ी सुरक्षा के बीच में मतगणना जारी है। बीजेपी की ओर से अमन गिरी और समाजवादी पार्टी की ओर से विनय तिवारी के बीच में टक्कर, लेकिन ये मुकाबला जो है ये एक तरफा साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे ही पहला रुझान आया तब से ही अमन गिरी जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं और अब ये बढ़त का जो आंकड़ा है लगातार बढ़ता जा रहा है। माना जा रहा है कि ये जो जीत होनी है अमन गिरी की, ये जानकार बता रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं, ये बम्पर जीत होनी है और एक बड़े मार्जिन से जीत होनी है। और इसी बात की अपील भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी। उन्होंने अपनी रैली में 31 अक्टूबर को साफ किया था कि जीतेंगे तो बीजेपी के ही प्रत्याशी अमन गिरी, लेकिन हमारा आग्रह है ये जीत का जो मार्जिन हो वो इतना ज्यादा हो कि समाजवादी पार्टी ने कभी सोचा भी ना हो। तो उसी दिशा पर ये नतीजा जाता हुआ, बहरहाल तस्वीरें आपके सामने लगातार गोला गोकर्णनाथ सीट पर वोटों की गिनती जारी है। विजेता का फैसला भी आज ही हो जाएगा और सवाल ये कि गोला का आगे राजा कौन होने वाला है, किसके सर पर जीत का सेहरा सजने वाला है। महज 26 साल की उम्र अमन गिरी की, अगर जीतते हैं तो सबसे छोटे विधायक बन जाएंगे। इस समय देखिए एक बड़ा दांव बीजेपी की तरफ से अमन गिरी के ऊपर खेला गया और उस दांव पर सही साबित हो रहे हैं अमन गिरी जो महज 26 साल के हैं। और अब जो अनुमान लगाया जा रहा है उसके मुताबिक जीत बीजेपी के कैंडिडेट की तय मानी जा रही है। शरद त्रिवेदी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जल्दी से उनका एक रिएक्शन लेते हैं। शरद त्रिवेदी जी, आपके तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई होगी सर, पहला रुझान आया था उसी वक्त मुस्कुराहट आ जानी चाहिए थी, क्योंकि अब देखिए सीधे सीधे तौर पर जो कहा जा रहा था चुनाव से पहले कि एक तरफा मुकाबला साबित होगा वो होता हुआ नजर आ रहा है। जीत का जो मार्जिन है वो बढ़ता जा रहा है सर। शरद जी। बिल्कुल, देखिए हमें पहले से ही विश्वास था कि हम जीतेंगे और हमसे ज्यादा विश्वास तो विपक्ष को था कि हम जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले से ही पेशबंदी कर ली थी। वकालत में जो है केस क्या होता है वो अलग चीज है, लेकिन एक पेशबंदी की जाती कि उसको कैसे पेश करना है कोर्ट के सामने, जनता के सामने। तो इन्होंने पेशबंदी पहले ही शुरू कर दी थी। ईवीएम मशीन पे इन्होंने इल्जाम लगाने शुरू कर दिए थे और इनके जो शीर्ष नेता वो वहां गए ही नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो हारेंगे। तो जब हार निश्चित होती है तो सबसे पहले जो शीर्ष नेतृत्व है उसको उससे बाहर रखा जाता है कि ताकि जो हार का ठीकरा कहीं उनके मत्थे न मढ़ दिया जाए। तो दूसरी चीज ये है कि इन्होंने जो जिस तरह की बयानबाजी करी कि नहीं साहब देखिए ये ईवीएम मशीन जो है हैक करी जा रही है, ईवीएम मशीन चोरी कर ली गई है, इन्होंने कहा कि पैसे बांटे जा रहे हैं, शराब बांटी जा रही है। तो ये सारी पेशबंदी इन्होंने पहले ही कर रखी थी कि साहब हारना जब निश्चित है तो हम क्या जवाब देंगे, क्या बयान देंगे, किस तरह से हम इससे निकलने की कोशिश करेंगे। और अभी थोड़ी देर पहले तिवारी जी ने भी इस तरह के बयान दिए थे कि मैंने जाके, अभी चुनाव का फैसला नहीं आया है लेकिन उन्होंने पहले ही इलेक्शन कमीशन को लिख दिया है कि साहब इसमें जो है खोट है, गिनती गलत की जा रही है, इसमें हम लोगों को रोका जा रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को वहां जाने से रोका जा रहा है। जबकि जब चुनाव होता है तो पूरा प्रशासन इलेक्शन कमीशन के अंदर के संरक्षण में चला जाता है। कोई भी फैसला राज्य सरकार या केंद्र सरकार नहीं ले सकती जहां चुनाव होने वाला है। तो इन्होंने पहले से ही इंतजाम कर लिया था और नतीजा जैसे जैसे आप देखें कि हम लोग नतीजे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये इस तरह की बयानबाजी और बढ़ जाएगी। और कांग्रेस और बसपा ने तो चुनाव में खड़े ही नहीं हुए, क्योंकि उनको मालूम था कि उनका क्या हश्र पहले क्या निकला था और अब आगे क्या निकलने वाला है। समाजवादी पार्टी ने हिम्मत करी, बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए। उन्होंने हिम्मत करी, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन का उनको नतीजा मिल गया। ये किसानों की बात कर रहे थे कि गन्ना किसान का भुगतान नहीं किया गया है, हमने 1,75,000 करोड़। शरद जी, यही सवाल मेरा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के साथ रहा था। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है, लेकिन यही सवाल था कि जो अब नतीजे सामने आ रहे हैं इसी बात का डर रहा, लेकिन ये खामियाजा तब समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ रहा है जब यहां पर समाजवादी के मुखिया जो हैं अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं पहुंचते हैं।
हम समझ सकते हैं मुश्किल की घड़ी है, परिवार का साथ छोड़ के इस समय बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन राजनीति में कभी भी समीकरण बनते बिगड़ते हैं। तो शरद जी, ये एक बड़ा फैक्ट आप कह सकते हैं कि अगर यहां पर अखिलेश यादव शायद जनता के बीच में उतरते, उनके बीच में उतर के जनसभा करते, तो अगर हार इतने बड़े मार्जिन से हो रही है, शायद इतने बड़े मार्जिन से नहीं होती। नहीं, नतीजा तो यही निकलने वाला था। सिर्फ ये है कि ब्लेम उनके ऊपर आ जाता, वो उससे बचा लिए गए। आप देखिए, इन्होंने 14 के चुनाव में ये थे, इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार राज्य में थी। केंद्र सरकार का जो चुनाव था, जो लोकसभा चुनाव था, उसमें क्या नतीजा निकला, 17 में क्या नतीजा निकला, 19 में क्या नतीजा निकला, 22 में क्या नतीजा नहीं। इन सब चुनाव में तो अखिलेश जी थे खुद, उनके सारा परिवार था, जो राज परिवार पूरा उसमें था, उसमें क्या नतीजा निकला। इनको पहले ही से पता था कि आजमगढ़ में क्या होने वाला है, इनको पता था रामपुर में क्या होने वाला है, इसीलिए अखिलेश जी ने बिल्कुल सही फैसला लिया कि वहां वो गए नहीं। हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है, एक एक व्यक्ति, हमारे चाहे प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे महासचिव हैं, वो पूरी पार्टी वहां पे थी। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। नेहा यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, उनसे जल्दी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। नेहा यादव जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। देखिए, मंझे हुए खिलाड़ी हैं विनय तिवारी, और महज 26 साल की उम्र के अभी एंटर ही करने वाले राजनीति के अंदर अमन गिरी हैं। ये हार जो है पचा पाना थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा? हालांकि आप मुझे जरूर टोकेंगी कि आप बहुत जल्दी कह रही हैं, अभी पूरे नतीजे आने दीजिए, लेकिन अभी जो रुझान आ रहे हैं उनको देखते हुए आपका एक रिएक्शन, और विनय तिवारी के लिए ये हार महज 26 साल के एक युवा से ले पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा डाइजेस्ट करना। देखिए, अभी तो पूरी तरह से रुझान आए भी नहीं है, और अभी पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि क्या आगे क्या होगा। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता ने वोट किया है। जनता ने गन्ना का जो भुगतान एक बड़ी समस्या है लखीमपुर के अंदर, उसको लेकर के वोट किया है। जनता ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वोट किया है। निश्चित तौर पे जीत आप देखते रहिएगा। 12 बजे के बाद स्थिति समाजवादी पार्टी के पक्ष मतलब आप ये कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी जीतने वाली है? बीजेपी, जी बिल्कुल। और बीजेपी की देखिए, कहीं पर भी लालच के वजह से, कहीं पर भी निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव। मैम, मैं लौट रही हूँ आपके पास। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएंगे इस समय, फर्रुखाबाद से बड़ी खबर, जहां पर डबल मर्डर से हड़कंप मचा हुआ है। प्रेमी प्रेमिका का शव मिला है, खेत में शव मिलने से हड़कंप मच गया है। रात से युवक और युवती दोनों ही गायब थे। युवती के भाई ने थाने में सरेंडर किया है। थाना कमालगंज क्षेत्र में सराय मेधा ग्राम का ये मामला। तस्वीरें आपके सामने, ये बड़ी खबर फर्रुखाबाद से। पूरे इलाके में सनसनी मची हुई है डबल मर्डर से। प्रेमी प्रेमिका का ये शव बताया जा रहा है, खेत में शव मिला है, जिसके बाद पूरा इलाका जो है इस समय सख्त में आ रखा है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच में यहाँ पर हर एक एंगल से मामले की जांच की जा रही है। प्रेमी प्रेमिका का शव मिला है खेत में। रात से ही युवक और युवती दोनों गायब बताए जा रहे थे। युवती के भाई ने थाने में सरेंडर किया है। तो पुलिस हर एंगल से इस मामले की छानबीन में जुट चुकी है, और अब ये देखना जरूरी हो जाता है कि जिस भाई ने थाने में सरेंडर किया है कि क्या जांच पड़ताल में वही इन दोनों का कातिल मिलता है। इस पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पुलिस की जांच चल रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, खेत में शव मिलने से सनसनी मच गई है पूरे इलाके में। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर, प्रेमी प्रेमिका का शव मिला है। तो ये बड़ी खबर इस समय की बता रहे हैं आपको, फर्रुखाबाद में डबल मर्डर, जिसके बाद पूरे इलाके में लोग सख्ते में आ रखे हैं। प्रेमी प्रेमिका का शव बरामद किया गया है खेत से। दोनों ही लापता थे। बीती रात से छान पड़ताल की जा रही थी आखिर गए कहां, लेकिन देखिए एक बड़ा एंगल ये है कि युवती के भाई ने थाने में आकर सरेंडर किया है। सूर्य वाजपेयी मेरे सहयोगी और जानकारी देंगे, फोन लाइन पर मौजूद है। सूर्य, पूरी खबर विस्तार से बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला जो है फर्रुखाबाद के थाना क्षेत्र कमालगंज के गांव सराय मेधा का है, जहां पर जो था ये देर रात युवक और युवती गायब हो गए थे, और कहीं ना कहीं सुबह जब इनका खेत में शव मिला है तो हड़कंप मच गया। सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे हत्याकांड के बाद में जो युवती का जो भाई है उसने थाने में सरेंडर किया है, और कहीं ना कहीं ये पूरी हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला सामने निकल कर आया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सूर्य। तो देखिए, हत्या का ये मामला है और पुलिस तक ये खबर पहुंची हुई है, जहां शव दोनों के बरामद कर लिए गए हैं। अब पोस्टमार्टम के लिए दोनों के शव भेजे जाने हैं।
और पुलिस इस पूरे मामले की गहन जांच में जुट चुकी है। बढ़ते हैं आगे, एक और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे। आगरा में मीट एक्सपोर्ट कंपनी HMA ग्रुप पर इनकम टैक्स विभाग की तरफ से छापे का आज दूसरा दिन है। आज भी इनकम टैक्स की छापेमारी जारी रहने वाली है। रात भर इनकम टैक्स के अधिकारियों ने तमाम दस्तावेज खंगाले हैं। घर, फैक्ट्री, ऑफिस, तीनों जगह पर यहां पर पहुंची हुई है इनकम टैक्स विभाग की टीमें, जो हर दस्तावेज खंगाल रही है। अधिकारियों ने तमाम दस्तावेज खंगाल लिए हैं। अहम दस्तावेज कब्जे भी उनके लगे हैं, हाथ में उनके लगे हैं। देश भर में 30 से ज्यादा HMA ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी इस समय की जा रही है। सिर्फ आगरा में ही 18 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। कारोबारी के यहाँ दूसरे दिन भी लगातार इनकम टैक्स की टीम का छापा जारी है। ठीक पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं HMA ग्रुप की जो लोग हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनका ये घर है और कई मंजिला अपार्टमेंट बना हुआ है। इसी घर में तमाम लोग रहते हैं और इसी अपार्टमेंट में तमाम जो इनकम टैक्स की टीमें लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। कल सुबह ये इनकम टैक्स की रेड हुई थी, उसके बाद लगातार इनकम टैक्स की रेड जारी है। सिर्फ आगरा में ही 18 ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड चल रही है। बताया जा रहा है तमाम दस्तावेज इनकम टैक्स की टीम ने अपने कब्जे में लिए हैं। तमाम ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनको लेकर जांच शुरू होगी और तमाम सवाल खड़े होंगे HMA ग्रुप पर। आरिफ खान, न्यूज़ 18, आगरा। और आइए एक बार फिर से रुक करते हैं गोला गोकर्णनाथ के रण पर, जिस पर आज एक बड़ा फैसला आना है। तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या अमन गिरी यहां पर विजयी साबित होते हैं, जो कि बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट बनाए गए हैं, या फिर यहां विनय तिवारी बाजी मारते हैं। हालांकि जो रुझान आने शुरू हुए हैं उसको देखते हुए यहां कहा जा सकता है कि बीजेपी का पलड़ा भारी है, लेकिन अभी जल्दी में कुछ नहीं कहा जाएगा। लगातार काउंटिंग हो रही है और दोपहर 12 बजे तक यह स्थिति साफ हो जाएगी कि कौन जीतने वाला है, किसके सिर पर जीत का ताज पहनाया जाने वाला है। गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव में कौन अव्वल होता है, ये अब से थोड़ी देर के बाद साफ हो जाएगा। हमारे साथ शारदा जी इस समय, नेहा यादव जी हमारे साथ इस समय बीजेपी की, माफ कीजिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता लगातार बनी है। शरद त्रिवेदी जी भी हमारे साथ प्रवक्ता हैं बीजेपी के, लगातार वो हमारे साथ बने हैं। इनके पास जाएं और इनसे बातचीत करें, लेकिन इनसे पहले हम रुक करेंगे संकेत मिश्रा की तरफ, जो कि ग्राउंड जीरो से हमारे साथ इस समय लाइव मौजूद हैं। संकेत, शुरुआती रुझान और अब तो काफी समय बीत चुका है, 2 घंटे आप कह सकते हैं, यहां सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी का पलड़ा भारी बना हुआ है। अब आगे चलकर यह देखा जाएगा कि कितने बड़े मार्जिन से बीजेपी जीत अपनी साबित करती है। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी पहले राउंड से ही बढ़त बनाए हुए हैं और 11वां राउंड चल रहा है, उसमें वो 14,890 वोटों से बढ़त बनाए हैं। मनोज शर्मा हमारे साथ में हैं। मनोज, क्या स्थिति है अभी काउंटिंग की? जैसे 11वां राउंड की गिनती चल रही है, उसमें 14,890 वोटों से विनय तिवारी बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। विनय तिवारी लगातार पीछे चल रहे हैं। सारे जितने भी 11 राउंड हुए हैं, सभी राउंडों में विनय तिवारी आगे, विनय गिरी आगे चल रहे हैं। इससे साफ तौर पर नजर आ रहा है, जिस तरीके से स्टार प्रचारक बीजेपी की 40 हुए थे, पर लगातार डिप्टी सीएम और भी नेता जो आ रहे थे, वो लोगों के बीच जा रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, बीजेपी के विकास की बात कर रहे थे। और दूसरी तरफ सपा को ये खामियाजा भुगतना साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जिस तरीके से 39 समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई थी, उसमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो प्रचार करने नहीं आए थे, जो चर्चाएं आम थी, वो साफ तौर पर देखने में मिला। खामियाजा अब तक समाजवादी पार्टी को भुगतता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, अमन गिरी पहले राउंड से ही बढ़त बनाए हुए हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने गोला उपचुनाव में अपनी रणनीति बनाई थी, सधी हुई रणनीति थी, और गोला औद्योगिक नगरी के साथ साथ आध्यात्मिक नगरी भी है, किसान बेल्ट भी है। विपक्ष ने जहां गन्ना किसानों का मुद्दा उठाया, भुगतान का मुद्दा उठाया, वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से सीधे तौर पर जल्द ही भुगतान की बात कही और लगातार भुगतान हो रहा है, इस पर भी बात रखी। वहीं दूसरी तरफ गोला कॉरिडोर की बात की। आध्यात्मिक लिहाज से भी गोला से आम लोग जुड़े हुए हैं सीधे तौर पर, और जाहिर सी बात है कि आध्यात्मिक गोला में जब विकास होगा, खासकर जो गोला के कॉरिडोर बनेगा, तो जाहिर सी बात है जो आध्यात्मिक लोग हैं वो सीधे तौर पर जुड़ते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर सधी हुई रणनीति से चुनावी प्रचार अभियान की कमान संभाली थी, और यही नहीं, जो अपने स्टार प्रचारक उतारे उनको भी उन बेल्टों में भेजा जहां पर अगर कोई गन्ना किसान था तो बलदेव औलख को वहां पर उतारा, जो कि राज्य मंत्री
मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। वहीं दूसरी तरफ तमाम जो एससी मोर्चा के पदाधिकारी थे वो खासकर उन इलाकों में गए जहां पर बसपा का वोट बैंक हुआ करता था। जाहिर सी बात है कि बसपा ने इस बार प्रत्याशी नहीं उतारा, तो भारतीय जनता पार्टी ने उस वोट बैंक पर सीधे तौर पर नजर बनाई और वहां पर अपनी जो भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित मोर्चा है उसकी तमाम पदाधिकारी उतारे वहां पर, और योगी मंत्रिमंडल में जो मंत्री हैं उनको उस जगह पर लगाया, जिससे कि उस वोट बैंक को ट्रांसफर कराया जा सके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में। और बड़ी सधी हुई रणनीति से भारतीय जनता पार्टी ने संकेत में लौटती हूं आपके पास, आप जानकारी काफी महत्वपूर्ण दे रहे हैं। इसी पर रिएक्शन ले लेते हैं संजय राणा जी से, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव इस समय। संजय राणा जी, अब आप देख रहे हैं हमारा चैनल नंबर 1 चैनल है प्रदेश से आता हुआ, जहां हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हर एक जन तक पहुंच के उनसे जाना जाए कि वो क्या सोचते हैं और जो भी मतदान होता है उसमें क्या मुद्दे लेकर वो पोलिंग बूथ तक जाएंगे और अपना मत दे के आएंगे। और इस बार भी गोला गोकर्णनाथ के रण में भी हमने एक एक जन से बात की और ज्यादातर लोगों ने या तो सीधे तौर पर बीजेपी का नाम ले दिया या फिर विकास के मुद्दे को उठाया। अब जो आप रुझान देख रहे हैं, इस पर आपका पहला रिएक्शन, आप क्या कहेंगे? क्या लग रहा है आपको जो बढ़त बनी हुई है अमन गिरे की, ये बढ़ती जाएगी या फिर कोई बुरा उलटफेर होता हुआ आपको नजर आ रहा है? संजय राणा जी। कंचन जी नमस्कार आपके मेरे फेलो पैनलिस्ट के लिए और आपके दर्शकों। देखिए, ऐसा है कि न्यूज 18 की जब हम बात करते हैं, न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा देखने वाला चैनल है, और इसको अगर आप माने ना माने, मैं तो खुद अपने आंखों से देखा हूं कि योगी आदित्यनाथ खुद भी देखते हैं 8 बजे का शो और बहुत सारे शो को देखते हैं, तो ये तो आपको बधाई देना चाहूंगा इसके लिए। यहाँ तक कि चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव, देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव पे बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। इसमें बिंदु में बहुत बड़ी बात है कि सुरक्षा और एक सुशासन की। तो अगर आप सुरक्षा सुशासन की बात करें तो उत्तर प्रदेश जब से योगी आदित्यनाथ 5 साल पहले आए थे, चाहे उनका 2.0 कार्यकाल चल रहा, तो उसमें नो डाउट बहुत ही एग्रेसिव काम किया जा रहा है सुशासन पे, और दूसरा रहा आपका सुरक्षा पे, और रहा नई योजनाओं के लिए तो बहुत सारी नई योजनाएं गवर्नमेंट ला रही है। उसको इम्प्लीमेंट करने के, एक होता है योजना लाना, किताबी योजना रखना और इसको इम्प्लीमेंट ना करना, लेकिन इसमें योजना ला के इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, लोगों को उसका रिजल्ट दिख रहा है। जहां तक देखिए पीलीभीत की बात करें तो ये थोड़ा तराई क्षेत्र है और ये किसान वालों का क्षेत्र है। आपको याद होगा, ये बहुत 2022 का जब हमारा इलेक्शन हुआ था, इसमें बहुत बड़ा मुद्दा बना था, किसानों का मुद्दा बनाया गया था और विपक्ष ने काफी जोर शोर से उठाया था, लेकिन लोगों ने बिल्कुल उसको नकार दिया। देखिए, जहां तक गन्ना किसानों को भुगतान की बात करें तो कंचन जी आपको याद होगा, तकरीबन पिछले जो भुगतान हुए तकरीबन 1.45 लाख करोड़ जो होता है भुगतान हो चुका है। अगर आप समाजवादी पार्टी की बात करें, किसी भी विपक्षी पार्टी की बात करें, तो उन्होंने उस तरह से भुगतान नहीं किया था। 2016 के बाद भुगतान ही नहीं हुआ था। टोटल भुगतान गन्ना किसानों को तकरीबन 95,000 करोड़ रुपए हुआ था सपा सरकार में। तो सपा सरकार, देखिए, बोलना और करना अंतर है। रहा कि स्टार प्रचारकों की बात, देखिए बीजेपी का जो कमल का निशान है, मैं बेवाक होकर बोल रहा हूँ कि आज के दिन में लोग कमल के निशान योगी आदित्यनाथ और मोदी जी के नाम पे वोट दे रहे हैं। कौन कैंडिडेट लड़ रहा है, उपचुनाव हुआ है उसके नतीजे को देख के आप कह सकते हैं। लेकिन शरद त्रिवेदी जी, जानकार ये भी कह रहे हैं कि ये जीत अमन गिरी की जीत नहीं है, क्योंकि वो तो राजनीति में नौसिखियां हैं, महज 26 साल के हैं। ये तो योगी लहर में वो जीत पालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी शरद जी, प्रश्न मुझसे है कंचन जी। समय भी उन्होंने उनके साथ जाते थे, उस क्षेत्र के विकास में उनका कार्य रहा है, लेकिन माननीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नाम पे भी वोट मिलते हैं। ये हमारी पूरी पार्टी को वोट मिलते हैं, किसी एक व्यक्ति या वर्ग या जाति या कोई समीकरण हम नहीं बैठाते हैं। विपक्ष जो है वो कई मुद्दों पे काम करता है, हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है, डेवलपमेंट। तो हम लोगों ने जिस तरह काम किया, और मैं अभी राणा साहब के बात से पूरी तरह सहमत हूं। सिर्फ मैं आंकड़े आपको बता दूं कि 1,72,000 करोड़ रुपया हमने पिछले 6 साल में गन्ना किसान का भुगतान किया और 30,000 करोड़ हमने पिछले 6 महीने में भुगतान किया। और ये भुगतान निरंतर होता है, ये नहीं कि एक बार आपने भुगतान किया कहानी खत्म हो गई। एक भी पूरे उत्तर प्रदेश में आप किस्सा बता दीजिए जहां पे कि गन्ना किसान अपने पैसे के लिए वो सड़क पर बैठा है। पहले मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत में किसान बैठता था, अब कहीं कोई किसान उत्तर प्रदेश में नहीं बैठता। विपक्ष सड़क पे है और किसान जो है वो घर में बैठा है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। जिस तरह का विकास है उत्तर प्रदेश में, सबसे पहली चीज जो थी वो अराजकता, दंगा फसाद, अपराध, संगठित अपराध, माफिया, ये सब खत्म करना था।
माफिया आज खुद माफी मांग रहा। आप देखें कि किस तरह अभी हाल में जो कई माफिया पकड़े गए तो उन्होंने माफी मांगी और वो खुद ही तारीफ कर रहे हैं राज्य सरकार की। उसके बाद आप देखें कि जिस तरह का जो विकास कार्य हुआ है, जिस तरह की रोड बिल्डिंग हुई है, पहले 17 किलोमीटर रोड बिल्डिंग होती थी, अब 47 किलोमीटर एक दिन में, हर रोज 47 किलोमीटर नई सड़क बन रही है। तो ये विकास का कार्य हुआ है। हम लोगों ने 1,31,000 करोड़ का निर्यात उत्तर प्रदेश ने पिछले कोरोना काल में किया है। ठीक है, हम लोगों ने 2 लाख एकड़ 2 लाख हेक्टेयर जमीन को हमने सिंचाई की 36 परियोजना में वापस लेके आए ठीक है हैं। सर, मैं वक्त एक ब्रेक का हो गया, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जल्दी से नेहा यादव जी का भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। नेहा यादव जी, थोड़ा समय और ले लेते हैं जब आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से शायद इस बात को स्वीकारा जाए कि ये वाला चुनाव भी गोला गोकर्णनाथ का रण भी आपके हाथ से निकल गया। नेहा यादव जी, देखिए, बीजेपी के राज्य में कहीं पर भी निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होना तो संभव नहीं है। आपने और पूरे प्रदेश ने देखा, ये लाइन ना आप अखिलेश यादव जी की बोल रही हैं, पे गुंडा एक्ट लगा, क्योंकि अखिलेश यादव जी के मुंह से सुनी जा रही है लगातार हर रैली में। और किस तरह से एक जाति विशेष के लोगों को छुट्टी पे भेजा गया, ये भी पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा। अब जो मुझसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता महोदय किसानों के गन्ना भुगतान की बात कर रहे थे, तो साहब आपके लिए 2 लाइनें हैं कि आपकी सच में तो ये है कि आपकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावे किताबी हैं। तो आप जो ये पढ़ा है बातें बोल रहे हैं, कहीं से जो आंकड़े इकट्ठे कर लिए, धरातल पे वो कुछ नहीं है। आप किसानों की बात कर रहे हैं, आपने देखा कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश का किसान कितने दिनों तक दिल्ली में बैठा रहा। वो किसान उत्तर प्रदेश के किसान थे, पूरे देश के किसान थे, जो आपकी सरकार के खिलाफ बैठे रहे। आप सब्सिडी नहीं दे पा रहे हैं। आप 2,000 रुपए किसान सम्मान निधि जो दिए थे किसानों को, वो तक तो आप वापस ले। ठीक है नेहा यादव जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर इस समय दर्शकों को बताएंगे। नोएडा के सेक्टर 68 से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर यूनाइटेड एक्जिम कंपनी में लगा इनकम टैक्स और जीएसटी विभाग का छापा। जीएसटी विभाग की 4 गाड़ियों के साथ इनकम टैक्स के अधिकारी यहां पर कागजात खंगाल रहे हैं। बड़ा हेरफेर का हो सकता है ये मामला। दिल्ली और यूपी की संयुक्त टीम छापेमारी कर रही है। बड़ी खबर बता रहे हैं इस समय। एक बार फिर से भ्रष्टाचार के खिलाफ आप कह सकते हैं योगी सरकार का दौरा चल रहा है, क्योंकि यहां पर लगातार छापेमारी का दौर जारी है। नोएडा के सेक्टर 68 की बात कर रहे हैं। यूनाइटेड एक्जिम कंपनी में इनकम टैक्स और जीएसटी विभाग की तरफ से छापेमारी चल रही है। जीएसटी विभाग की 4 गाड़ियां इस समय मौके पर मौजूद, इनकम टैक्स की टीम भी मौजूद, जो कि यहां पर कागजात खंगाल रही है। अधिकारी दावा कर रहे हैं कि यहां पर बड़ा हेरफेर इनकम टैक्स का किया गया होगा, जिसके लिए यहां पर टीम मौजूद है इस समय। हिमांशु मेरे सहयोगी और जानकारी देंगे। हिमांशु, ये पूरी खबर बताइए विस्तार से। देखिए, आपको बता दें, सेक्टर 68 में है यूनाइटेड एक्जिम कंपनी है। यहाँ पर जॉइंट ऑपरेशन के तहत छापेमारी की गई है और इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों ही सरकारी विभाग इसमें इन्वॉल्व है और कंपनी में अभी भी छापेमारी जारी है और बीते 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। और आपको बता दें, दरअसल में जो लेखा जोखा है, जिस तरीके से ट्रांजेक्शन होते थे, उस पर कहीं ना कहीं हिमांशु, यानी कि छापेमारी चल रही है। इस पर मैं आपसे अपडेट्स आगे लेती रहूंगी। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। साथ ही गोला गोकर्णनाथ के रण की भी जानकारी, एक एक जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर पर बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।